फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे फोर्स, मोमेंटम और इम्पल्स को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स में बी डिफाइंड एज द एक्शन विच चेंजेस और टेंड टू चेंज टू स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ। फोर्स किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है और वो चेंज रेस्ट से मोशन में भी हो सकता है या मोशन से रेस्ट में भी हो सकता है, या अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज ला सकती है। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल। और फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, उसकी शेप को चेंज कर सकती है या उसको स्टॉप कर सकती है। फोर्स कैन हैव साइज एंड डायरेक्शन। इसका ये मतलब हुआ कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो अब अगर हम देख इसका फार्मूला, यूनिट और डायमेंशंस देख, इसका फार्मूला हम पहले देख चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, जहाँ पे हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया था। तो यहाँ पर मैं इसका फार्मूला दोबारा ड्राइव नहीं कर रहा, ये हम पहले कर चुके, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ का जो फाइनल फार्मूला हमारे पास आया था F इज इक्वल टू ma, वो सिर्फ देख रहे हैं कि उस फार्मूले से हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है और एक न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि फोर्स का फार्मूला हम क्या लिख रहे हैं, F इज इक्वल टू ma। फोर्स के यूनिट न्यूटन, मास का यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक न्यूटन बराबर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। डायमेंशंस फोर्स के MLT-2 होते हैं। ये एक सिनेरियो है जिसमें एक पर्सन एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और हम अब ये देखेंगे कि कितनी फोर्सेस या कौन कौन सी फोर्सेस इस पर्सन के ऊपर एक्ट कर रही हैं। सबसे पहली फोर्स जो इस पर्सन के ऊपर लग रही है वो है ग्रेविटी, जो इसको जमीन के सेंटर की तरफ फेंक रही है बिकॉज ऑफ द वेट। और ये एक एक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो इसकी रिएक्शनल फोर्स होगी वो फोर्स चेयर लगा रही है पर्सन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी अमाउंट उतनी ही है जितना कि उस बॉडी का वेट है। तीसरी फोर्स जो है वो इस पर्सन के ऊपर हर डायरेक्शन से एयर लगा रही है। फोर्स के कुछ फैक्ट्स और इफेक्ट्स देखते हैं। फोर्स किसी भी बॉडी की मोशन को चेंज कर सकती है। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकती है, अगर वो मोशन में है तो उसको एक्सेलरेट भी करवा सकती है और उसको रेस्ट में भी ला सकती है। ऐसा यूनिट इसके हम पहले भी देख चुके हैं कि न्यूटन है। इट ऑलवेज एक्ट इन पेयर। न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी हमने यही देखा था कि एक्शन और रिएक्शनल फोर्सेस जो हैं वो एक बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बॉल को दीवार पर मारते हैं तो बॉल जब दीवार से जाके टकराती है तो वो दीवार के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, दैट इज एक्शन। रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन दीवार उस बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। तो ये जो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है ये दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर हो रहा है। बॉल ने एक्शन किया दीवार के ऊपर और दीवार ने रिएक्शन किया बॉल के ऊपर। तो फोर्स हमेशा एक्ट करती है पेयर्स में। इट कैन नॉट बी सीन बट द इफेक्ट कैन बी सीन। नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द साइज ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी, या इट इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। यहाँ पे मैंने 3 फिगर्स ली है। पहली फिगर को अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है और इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। एक फोर्स 50 न्यूटन की है और दूसरी फोर्स 75 न्यूटन। तो अगर फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो और हमने नेट फोर्स निकालनी है तो हम उन फोर्सेस को प्लस कर दें। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, नेट फोर्स हमारे पास इक्वल आ जाएगी 50 न्यूटन प्लस 75 न्यूटन। हम सिंपली दोनों फोर्सेस को प्लस कर देंगे। लेकिन अगर आप दूसरी फिगर देखें, दूसरी फिगर में जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी 2 फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन
अपोजिट है। एक फोर्स 500 न्यूटन की लग रही है जो टूवर्ड लेफ्ट लग रही है, और दूसरी फोर्स 100 न्यूटन की लग रही है जो टूवर्ड राइट लग रही है। अब जब ऐसा हो कि फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए और आप नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो आप उन फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि फोर्स हमने पहले देखा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर अगर दो फोर्सेस लग रही हैं और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपको किसी एक फोर्स के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहें तो हम 500 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन करेंगे और हमारे पास आंसर 400 न्यूटन आ जाएगा, जो इसकी नेट फोर्स होगी। और ये नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा थी। नेक्स्ट हमारे पास है बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, फोर्सेस दैट कैंसल ईच अदर आउट आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। एक ऑब्जेक्ट पे अगर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देती हैं, तो इस सूरत में कि नेट फोर्स होगी वो एक बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगी। और बैलेंस्ड फोर्स की वजह से बॉडी की मोशन में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हमारे पास दो टाइप्स हैं फोर्सेस की, दो मेन टाइप्स हैं फोर्सेस की। एक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरी है एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस। सबसे पहले अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करें तो उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी हैं, जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स है, टेंशन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स एंड स्प्रिंग। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए जरूरी है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट का आपस में फिजिकल कांटेक्ट होना। फिजिकल कांटेक्ट के बगैर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कांटेक्ट फोर्स नहीं लगा। मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पर जो एक कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल लिखी है अप्लाइड फोर्स, तो अगर मैं किसी चेयर को पुश करता हूँ तो मैं उस चेयर के ऊपर अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ, और इस अप्लाइड फोर्स के लगाने के लिए जरूरी है कि मेरा और चेयर का आपस में फिजिकल कांटेक्ट हो। मैं चेयर से दूर खड़े हुए या बगैर फिजिकल कांटेक्ट के चेयर के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते। तो कांटेक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होते हैं जिनके लिए जरूरी है कि दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में फिजिकल कांटेक्ट हो। दूसरी टाइप्स हमारे पास है एक्शन एट अ डिस्टेंस। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस के लिए ये जरूरी नहीं है कि दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट का आपस में कोई फिजिकल कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये एक मार्कर है और इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है ड्यू टू इट्स वेट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ की वजह से लग रही है, लेकिन इस मार्कर का इस वक्त अर्थ के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस के लिए जरूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोई फिजिकल कांटेक्ट हो। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी और उसके लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो जिस तरह हमने इसको डिफाइन किया कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो p इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और हम ये लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू mv। ये हमने एक सिस्टम लिया है। इस सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक का मास 3 किलोग्राम है जो कि 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट 2 किलोग्राम है जो कि 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर। क्वेश्चन ये है कि हमने इस सिस्टम का मोमेंटम मालूम करना है। अगर आप पहली बॉल का मोमेंटम निकालें, पहली बॉडी का मोमेंटम निकालें, तो मोमेंटम हमारे पास क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास 3 किलोग्राम है और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर आप दूसरी बॉडी का मोमेंटम निकालें तो उसका मास 2 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, तो उसका मोमेंटम भी 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हमने कहा कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जब हम एज अ होल इस सिस्टम का मोमेंटम लेंगे तो मोमेंटम हमारे पास 0 आ जाएगा,
दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम है उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल आ रही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो जो नेट मोमेंटम है वो हमारे पास 0 हो जाए। ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बोला अगर आप देखें P इज इक्वल टू एम वी, एम मैस का यूनिट किलोग्राम, वी वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम के डायमेंशन mlt-1 होते हैं। किसी भी बॉडी का मोमेंटम जो है वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें पहला वेरिएबल ये है कि हाउ मच मैटर इज मूविंग, मैस मूव कर रहा है, और दूसरा फैक्टर ये है कि हाउ फास्ट द मैटर इज मूविंग, कि किस वेलोसिटी से मूव। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं मोमेंटम के केस में, क्योंकि एक अगर बस है उसका मोमेंटम लार्ज हो सकता है कि इवन वो उसकी वेलोसिटी बहुत स्लो हो, लेकिन क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी लार्ज हो सकता है। इसी तरह एक बुलेट जिसका मास बहुत कम होता है उसका भी मोमेंटम लार्ज हो सकता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम का आपस में रिलेशन देखें तो उसके लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन की अगर हम डेफिनेशन को यूज करें तो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, जिसको हम लिख सकते हैं कि vf माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया, तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया, F इज इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एम वी इज मोमेंटम, तो जब हम बात करेंगे एम वी एफ की, वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी, तो इससे जो हमारे पास मोमेंटम आएगा वो फाइनल मोमेंटम होगा। इसी तरह वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी, उससे जो हमारे पास मोमेंटम आएगा वो इनिशियल मोमेंटम हो। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज चेंज इन मोमेंट। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा यहाँ पे चेंज को शो कर रहा है। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इस इक्वेशन की फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ फिजिक्स में, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये स्टेट करता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें दो बॉडीज है, एक का मास m1 है और वो वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है, दूसरी बॉडी का मास m2 है और वो वेलोसिटी v2 से मूव कर रही है। तो अगर हम पहली बॉडी का मोमेंटम देखें तो वो हमारे पास m1 v1 आ जाएगा, और सेकंड बॉडी का मोमेंटम m2 v2 आ जाएगा। कुछ टाइम के बाद ये बॉडीज आपस में कोलाइड की और आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई। पहली बॉडी की वेलोसिटी v1 डैश हो गई और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी v2 डैश। तो अब आफ्टर कोलिजन अगर हम पहली बॉडी का मोमेंटम लिखें तो वो हमारे पास m1 v1 डैश आ जाएगा, और दूसरी बॉडी का मोमेंटम अगर हम लिखें तो वो m2 v2 डैश आ जाएगा। तो अब अगर हम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन की बात करें तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसी तरह टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करें तो इट स्टेट दैट द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन आ गई। अब बात करते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स को हम डिफाइन करते हैं, तो व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड चेंजेस इट्स मोमेंटम, देन द प्रोडक्ट ऑफ दैट फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। अगर आप कम वक्त में मोमेंटम में चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लार्ज फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और इसी तरह अगर आप ज्यादा वक्त में मोमेंटम में चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्मॉल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसका यह मतलब हुआ कि अगर टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा एक्ट करे, और अगर आप किसी तरह कोलिजन का टाइम पीरियड बढ़ा दें तो फोर्स कम एक्ट करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आगे
जो हमने कुछ एग्जांपल्स देखनी है इम्पल्स की, उसमें हमने यूज करना है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसके लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं, F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं, डेट vf माइनस vi ओवर t। यहाँ पे vf को मैं v से डिनोट कर रहा हूँ और vi को v नॉट से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये फार्मूला मेरे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस वी नॉट ओवर डेल्टा टी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम वी नॉट। एम वी इज द फाइनल मोमेंटम एंड एम वी नॉट इज द इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज चेंज इन मोमेंटम एंड F क्रॉस टी इज इम्पल्स। सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन mv। कुछ एग्जांपल्स हैं इम्पल्स। इसमें पहली एग्जांपल ली गई है एक बेसबॉल। अगर बेसबॉल बैट के किसी पार्ट के साथ आकर टकराए तो जो कुलेयन है उसका टाइम पीरियड कम होगा और उससे फोर्स कम एक्ट करेगी। फोर्स कम लगेगी तो मोमेंटम में चेंज कम आएगा और जो बॉल है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर बॉल बैट के बिल्कुल सेंटर में आकर स्ट्राइक करे तो अब कुलेयन का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ गया, उससे फोर्स बढ़ जाएगी और फोर्स बढ़ने से मोमेंटम में चेंज ज्यादा आए और मोमेंटम में चेंज ज्यादा आने की वजह से जो बॉल है वो दूर तक ट्रेवल कर सकती। सेकेंड एग्जाम्पल एयर बैग्स इन कार। जब कार का एक्सीडेंट हो और अगर कुलेयन होता है ट्रेवल के हेड का और स्टीयरिंग का, तो उस कुलेयन का टाइम बहुत कम होता है। टाइम कम होने से क्या होता है कि जो फोर्स है वो ज्यादा एक्ट करती है। फोर्स ज्यादा होने से जो डैमेजेस हैं वो ज्यादा होते हैं। एयर बैग्स क्या करते हैं, एयर बैग्स जो कुलेयन का टाइम पीरियड है उसको बढ़ा देते हैं। अब जब कुलेयन का टाइम बढ़ जाता है तो एक स्मॉल फोर्स एक्ट करती है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उससे क्या होता है कि फोर्स स्मॉल हो जाती है तो डैमेजेस कम हो जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है इसमें 2 किलोग्राम का मास स्ट्राइक कर रहा है एक प्लेट के साथ और उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और वो रीबाउंड हो रहा है विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। फाइंड द चेंज इट्स मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं जो इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम यहाँ पे एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम इज एम वी नॉट। मास और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करते हैं। मास 2 किलोग्राम है और इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है और इसी तरह जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम फाइनल वेलोसिटी को -20 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो 70 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाए। ये एक और क्वेश्चन है जिसमें एक 50 kilogram mass is sitting on a frictionless surface and known constant force pushes the mass for 2 seconds until the mass reaches a velocity of 3 meter per second. Questions are, what is the initial momentum of the mass? What is the final momentum of the mass? What was the force acting on the mass? And what was the impulse acting on the mass?